गुड मॉर्निंग। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका क्षेत्र या विषय वस्तु क्या है और उसका महत्व क्या है, इन विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा हम जानते हैं, अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि या इन दो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैगनर फ्रेश ने 1933 में किया था। माइक्रो अर्थात व्यष्टि या व्यक्तिगत इकाई, मैक्रो अर्थात एग्रीगेट या औसत इकाई। माइक्रो जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से तथा जो मैक्रो है वह ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से, जिसका अर्थ विशाल होता है अर्थात बड़ा। इसका तात्पर्य है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशाल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग या समूह का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था का उस संपूर्ण रूप से अध्ययन किए जाने के कारण अर्थात राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल बचत, कुल निवेश, कीमत, सामान्य कीमत स्तर, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कुल रोजगार आदि अनेक का अध्ययन करता है। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसे आय का सिद्धांत भी कहा जाता है। बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग, उनके समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर का तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन कितना है, उसके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा कितना उपभोग एवं बचत की जा रही है। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या उसकी विषय वस्तु क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम लेते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ये व्याख्या करती है कि किस प्रकार आय व रोजगार का स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में उच्चावचन किन कारणों से आते हैं। आय व रोजगार स्तर के निर्धारक घटक उपभोग, निवेश, फलन, गुणक, त्वरक आदि उन विभिन्न घटकों और उनसे संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के सामान्य स्तर निर्धारण के साथ साथ मुद्रास्फीति,
मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, संस्फीति आदि का भी अध्ययन करता है। वैसे मुद्रास्फीति का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब है आर्थिक विकास का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा आर्थिक विकास का सिद्धांत, जिसे विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। हम जानते हैं आर्थिक विकास की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है, अतः बिना सुदीर्घकालीन मंदी या मुद्रास्फीति के अर्थात स्थिरता के विकास हेतु, स्थिरता के साथ विकास करने हेतु हमें विभिन्न नियोजन की प्राविधि या तकनीक, उसकी व्यूहरचना, उसके सिद्धांतों का विश्लेषण, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं। अब हम देखते हैं वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। जैसा हम जानते हैं वितरण के सिद्धांतों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वहाँ पर हम एक व्यक्तिगत इकाई अर्थात एक मजदूर को कितनी मजदूरी देते हैं, पूंजी की एक इकाई को कितना ब्याज मिलेगा, अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों में उस उत्पादन का वितरण किस प्रकार होगा। किंतु समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है कुल राष्ट्रीय आय में से समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्यतः श्रमिक और पूंजीपति अर्थात मजदूरी और लाभ के जो सापेक्ष भाग हैं उनके निर्धारण का विश्लेषण करना है। अर्थात श्रमिकों एवं पूंजीपतियों को या जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनमें राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होगा, इसका विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में सहयोग प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संगठन एवं संचालन को समझने में समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन अनिवार्य होता है। हम जानते हैं हमारी कुछ मुख्य समस्याएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे कुल आय, उत्पादन, कीमत स्तर से संबंधित होती है। अतः इन समष्टि चरों या अर्थव्यवस्था की जटिल प्रकृति को समझने के लिए या उसके ज्ञान हेतु हमें समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। फिर आर्थिक नीति निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का योगदान है। हम जानते हैं वर्तमान में सब सरकारें कल्याणकारी सरकारें हैं। उन सरकारों को अति जनसंख्या, मुद्रास्फीति, भुगतान शेष, सामान्य या सामान्य कीमत स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, अल्प उत्पादन जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका ये दायित्व भी है कि वे इनका नियमन और नियंत्रण भी करें। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, बचत और निवेश में भी वृद्धि हो, कीमतों में स्थिरता बनी रहे। अतः आर्थिक विकास एवं स्थायित्व की उचित नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में समष्टि आर्थिक अध्ययन के उपयोग का विश्लेषण हम करते हैं। अब है व्यापार चक्रों का विश्लेषण। जैसे हम जानते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ गया था और इसका महत्व इस बात में है कि वह अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों के कारणों का विश्लेषण करे और उनके दुष्प्रभावों से बचने के उपचार ढूंढने में भी वह सहायक होता है। इसके साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र
व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने या व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझने हेतु भी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की नितांत आवश्यकता है। जैसे हम देखें कि एक एग्जाम्पल लें हम कि एक वस्तु का मूल्य अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमत स्तर और उसकी मांग पूर्ति पर निर्भर करता है। तो केवल उस वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग पूर्ति पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में उसकी मांग और पूर्ति और उस वस्तु का कीमत स्तर कितना है उस पर भी निर्भर करेगा। अतः व्यष्टि के नियमों का यदि हमें निर्माण करना है या उनकी जांच भी करनी है तो वह समग्र रूप से ही की जा सकती है। अतः इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए या उसके विकास में समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। अतः राजकोषीय और मौद्रिक समस्याओं के समाधान में समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है, उन्हें ठीक से समझा जा सकता है। मुद्रास्फीति, अपस्फीति ये सब अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव डालते हैं। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक, राजकोषीय या अन्य नियंत्रण के उपाय यदि अपनाए जाएं तो उनकी रोकथाम की जा सकती है। और ये सब जो चर हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था से ही संबंध रखते हैं। अब है सामान्य बेरोजगारी के निवारण हेतु कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रयोग। रोजगार का, जैसा हम जानते हैं, रोजगार का सामान्य स्तर प्रभावी मांग पर निर्भर करता है और वह प्रभावी मांग कुल मांग एवं कुल पूर्ति पर निर्भर करती है। बेरोजगारी प्रभावी मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे दूर करने हेतु कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल आय और कुल उपभोग को बढ़ाकर प्रभावी मांग बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष महत्व इस बात में है कि वह सामान्य बेरोजगारी के कारणों का पता लगाकर उनके प्रभावों एवं निराकरण का या उनके उपचारों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र इस प्रकार राष्ट्रीय आय, निवेश, बचत, उपभोग के व्यवहार का अध्ययन करके समष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था की जटिल कार्यप्रणाली के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ाता है। वह बेकारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने में भी बहुत प्रकाश डालता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिता के कारण आज के युग में इसका बड़ा बोलबाला है। लेकिन फिर भी इसका महत्व होने के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। हम उन सीमाओं में से आज हम दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर जोर डालते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला है समष्टिगत विरोधाभास या संरचना की भ्रांति। जैसा हम जानते हैं कभी कभी जो नियम या जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है आवश्यक नहीं है कि वह समूह पर या संपूर्ण रूप से सारी अर्थव्यवस्था पर भी लागू हो। जैसा हम जानते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दें कि बचत एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत गुण है, लेकिन यदि समाज में सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो मांग कम हो जाएगी और मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी कभी जो व्यक्तिगत निर्णय हैं या जो व्यक्तिगत नियम या एक व्यक्ति पर वैयक्तिक इकाई पर लागू होने वाले निर्णय को हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं कर सकते। इसलिए
उसका अध्ययन हमें समष्टि स्तर पर भी करना आवश्यक होता है। फिर दूसरा है कि छोटी छोटी इकाइयों की अवहेलना। समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों या वैयक्तिक इकाइयों का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो हमारी छोटी इकाइयां हैं, जैसा एग्जाम्पल हम दें कि यदि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और व्यक्तिगत आय में जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो वे व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हो, क्योंकि यह संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि समाज के कुछ उच्च वर्ग की आय में वृद्धि के कारण हो रही हो। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखकर हम व्यक्तिगत इकाइयों पर वह निर्णय लागू कर सकें। इसलिए जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी संरचना, उसके स्वरूप को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सही निष्कर्ष निकाल सकेंगे। धन्यवाद।